डॉक्टर अमीन कि हमारे पूरे समाज में, देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई डिसिप्लिन सेक्टर है तो वो फोर्सेस के लोगों का है। दोस्तों, आज भारतीय राजनीति में जिस प्रकार की पारदर्शिता होनी चाहिए और क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए वह नहीं दिखाई दे रही है। आज डीएसए स्पॉटलाइट इसी विषय पर बात करने जा रहा है आप लोगों से। आज हमारे स्टूडियो में चुनाव आयोग के पूर्व संयुक्त निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब हैं, जिनका एक लंबा अनुभव चुनावी प्रक्रिया के साथ रहा है। उनके अनुभव से आज हम जानेंगे कि भारत में इस राजनीति में जो गंदगी आई है, जो डिमोरलाइजेशन हुआ है और जिस प्रकार से अपराधियों का बहुत ज़्यादा समागम हो गया है भारतीय राजनीति में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो संसद हो, सभी जगहों पर दागी लोग आज बैठे हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? मेरे विचार से एक सॉल्यूशन है। यदि हम किसी प्रकार से भारतीय सेनाओं में काम किए गए लोगों को, पूर्व सैनिकों को और पूर्व सैनिक महिलाओं को राजनीति में इंक्लूड करें तो यह गंदगी बहुत जल्दी साफ हो सकती है, क्योंकि केवल और केवल फौज के लोगों का एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी एक पारदर्शिता है, एक समर्पण है और देश को आगे ले जाने का जज्बा हमेशा है, क्योंकि वंस अ फौजी ऑलवेज अ फौजी। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे डीएसए स्पॉटलाइट में। तो स्वागत है हमारे साथ आए हुए आज के हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद अमीन। तो अमीन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका एक लंबा अनुभव रहा है चुनाव आयोग में और चुनावी प्रक्रिया आपने बहुत ही नज़दीक से देखी है, और मैं समझता हूँ कि भारत में बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिनको इस प्रक्रिया को नज़दीक से देखने का मौका मिला है। देखिए पवन जी, जहाँ तक सवाल है हमारे देश की जो पॉलिटिकल विल है, सबसे पहले वो उसको आगे रखते हैं, क्योंकि हमारे देश के नेताओं ने अगर चाह लिया तभी ये संभव है। जबकि आपको मैं बताऊंगा कि हमारे देश के संविधान में एक संवैधानिक संस्था है जिसका नाम है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने समय से, आज़ादी के बाद से आज तक समय समय पर बराबर प्रयत्न किए कि चुनाव निष्पक्ष हो, स्वच्छ हो, और इस चुनाव के अंतर्गत जो हमारे कैंडिडेट हैं, चाहे वो असेंबली के हों, पार्लियामेंट के हों, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, स्वच्छ छवि के लोग यहाँ पर आएँ। जैसे समाज के बड़े बड़े लॉयर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े विद्वान लोगों को इसमें पब्लिक सोचती है कि उनको आना चाहिए, जिससे कि एक संसद की गरिमा है कि संसद के अंदर जो लोग आएंगे वो देश के लिए उसी तरह के, उसी विचारों के लिए देश के बारे में सोचेंगे और देश में एक स्वच्छ राजनीति की परंपरा आएगी। लेकिन पिछले कुछ दशकों से ऐसा देखा गया है, आपने भी देखा हो गया और आपके दर्शकों ने भी देखा होगा कि समाज के अंदर कुछ ऐसे तत्व आए जो कि हमारे जो निष्क्रिय हो गए, जो पढ़े लिखे समाज के लोग थे निष्क्रिय हो गए, और समाज के आतंकवादी टाइप के लोग, अराजक तत्व जो कि बदमाशी में आगे थे और पैसे में आगे थे, बाहुबली लोग, ऐसे लोग आए जिससे कि जनता भी डरी और डरकर उनको वोट दिया, जिसकी वजह से वो उनका संसद में आगमन हुआ। लेकिन आप देखेंगे इस बारे में कि इलेक्शन कमीशन ने कई बार लॉ को, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो नोडल हमारी मिनिस्ट्री है, उसको लिखा कि वो कुछ बनाए, और इन जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं, बड़े बड़े लीडर्स, उनके सामने भी बातें रखी कई बार कि ये सुने बात को और सुन के संसद के अंदर अच्छे कानून बनाएं। और मैं समझता हूँ कि जो कानून अगर बनेगा तो उससे घबराए हैं ये लोग। कोई, चाहे मैं कहता हूँ किसी भी दल को देख लीजिए, हर दल ने अपना कुछ ना कुछ परसेंटेज रखा है कि उसमें जो बाहुबली हैं, बदमाश लोग हैं, उनको आगे किया गया है, बल्कि जो अच्छे लोग हैं उनको पीछे किया गया है। आपकी बहुत अच्छी विचारधारा है, आपका सोचना बहुत अच्छा है समाज के लिए, कि आज जो आप सोच रहे हैं कि देश के अंदर जिन जवानों ने अपना बलिदान किया और उनकी जो परंपरा रही है कि देश के लिए हमें मर जाना है, देश के लिए सोचना है, देश के लिए कुछ करना है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कुछ बच जाते हैं हमारे अच्छे जवान और उनको शौक है राजनीति में आने का, यानी मैं समझता हूँ कि देश सेवा करने के बाद, और वो चाहते हैं कि समाज सेवा भी करें और जनता की भी सेवा करें, इसी बहाने दूसरी तरह से जो उनका जीवन बचा है वो देश के लिए समर्पित कर दें, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा विचार है और इसमें उनको आगे आना चाहिए। इस बारे में तो मेरा यही सुझाव है कि जितने भी दल हैं देश के,
जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, रीजनल लेवल की हो या देश लेवल पे जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को विचार करना चाहिए कि अब बहुत हो चुका, अब देश के परिवर्तन चाहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने भी काफी परिवर्तन किए हैं और अच्छे सभी लोगों को वोट दिया है, और उन लोगों को जिनको कोई जानता नहीं। अभी आपके सामने एग्जाम्पल है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति को गवर्नर साहब को लेके आए हैं, वो क्या है, उनको कोई जानता नहीं था। इसी तरह राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी कोई नहीं जानता था, लेकिन एकदम से उनका पदार्पण हुआ और इन्होंने उनको सपोर्ट करके वहां पर है। देखिए कितनी अच्छी चल रही छवि हमारे राष्ट्रपति की। मैं समझता हूँ आने वाले भी उपराष्ट्रपति ये भी अच्छे होंगे। तो इस तरीके से अगर इस तरह के बैकग्राउंड के लोग होंगे, समाज के अच्छे लोग चुने होंगे, उनके साथ में हमारे ये फौजी होंगे, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो आपके थल सेना के हों, चाहे जल सेना के हों, तो या वायुसेना के हों, तीनों जो सेनाओं के लोग हैं, जो अच्छी छवि के लोग हैं। मैं देखा हूँ, बचपन में मैंने देखा पंजाब से काफी लोग फौज में थे, वो चुने गए, लोकसभा में भी आए, राज्यसभा में आए, और कभी भी इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिली कि समाज में किसी चीज को बढ़ावा दिया। उन्होंने पार्लियामेंट में एक अच्छी बात की, समाज के लिए एक अच्छा विचार रखा और नियम कायदे कानून बनाए गए। जी, तो डॉक्टर अमीन, एक चीज ये बताइए कि भारत की आधी जनसंख्या इस समय महिलाओं की है, और मोदी जी का विजन है कि महिलाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए, हर क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाए, और वो किया भी जा रहा है काफी हद तक। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि लगभग हर पार्टी ने 30% के आसपास महिलाओं के लिए आरक्षण रखा है टिकटों के अंदर, चाहे वो विधानसभा में हो, लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब इस प्रकार की एक भावना ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है कि महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, तो क्यों ना जो हमारी ऐसी बहनें हैं जिन्होंने फौज में 10 साल 15 साल सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट लिया है, क्या उनके लिए अलग से सीटें आरक्षित नहीं की जानी चाहिए, ताकि जो 50% की जो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है उनके अंदर एक सुरक्षा की भावना है, जो कि अभी इन बाहुबलियों और अपराधियों की वजह से धूमिल हो गई है। नहीं पवन जी, जहाँ तक सवाल है महिलाओं का, तो महिलाओं के लिए तो इस गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। मोदी जी का बड़ा योगदान है इस मामले में, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर पास किया। अभी तक सिर्फ महिलाओं के बारे में चर्चा हुआ करती थी कि महिलाओं को होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि सेना के अंदर भी उनको एक अच्छा स्थान दिया गया है, रैंक दिए गए हैं। और अभी आपने देखा ही है कि जो भी हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन दोनों महिलाओं ने की, तो कमांडर लेवल की थी। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि जितनी अच्छा सोच विचार इन महिलाओं के हो सकते हैं, महिलाएं देश के एक परिवार को संगठित रखती हैं, तो क्यों नहीं वो देश के लिए कुछ करेंगी, देश को भी संगठित रखेंगी, देश के लिए अच्छा सोचेंगी, अच्छा विचार होगा। मैं समझता हूँ कि हर पार्टी को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जो पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहती है देश के अंदर, उसको हमारी महिलाओं को आगे लाना चाहिए, जिससे कि एक समाज के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था बन सके और समाज आगे चल सके। अगर पार्लियामेंट में भी इस तरीके से, जिस तरीके आज की नई पार्लियामेंट बनी है, उसके अंदर सीटें भी बढ़ी हैं, हमारा जो डिलिमिटेशन है, डिलिमिटेशन भी किया जा रहा है। अभी कश्मीर में किया गया था, उसके बाद आसाम में किया गया, और भी प्रदेशों में किया जाएगा 1 by 1। और देखिए दूसरी प्रक्रिया भी हमारी शुरू हो गई है, जिसमें SIR के लिए शोर मचाया गया। आप देखिए, आप इस बात से भी एग्री करेंगे कि एक ईवीएम थी, ईवीएम के बारे में बड़ा शोर मचाया जाता था कि ईवीएम जो है खराब है, ये है, वो है, लेकिन सारे दलों से बात करके हमेशा इलेक्शन कमीशन हर बात को जो भी लाता है आगे, उसमें ईवीएम के बारे में बात करने के बाद चाहे वो वीवीपैट हो। अब ईवीएम की हिस्ट्री में बताता हूँ, ईवीएम जब शुरू की गई तो हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो है केरला से शुरू किया गया। तो इसलिए क्यों अगले वर्ष वहां पर चुनाव होने थे असेंबली के, उसके बाद पूरे देश में लागू की गई। तो अगर SIR के बारे में सुन रहे हैं आज की डेट में कि बड़ा शोर मचा हुआ है, SIR ये है, वो है, जल्दी में किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारा बिहार जो है कमिंग स्टेट है इलेक्शन के लिए, और जो लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया कि भाई इसके अंदर किसी पार्टी के वोट डाल दिए गए हैं, किसी पार्टी के घटा दिए गए हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करता इलेक्शन कमीशन। निष्पक्ष और बिल्कुल ना इस दल में है ना उस दल में है, बल्कि समाज के लिए जो अच्छा है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। उदाहरण के तौर पे आप दिखाऊं कि हमारे बंगाल में आप देखेंगे कि बंगाल में हमारे 4 वोटर लिस्ट बनवा रहे थे ऑफिसर, उन और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, उनको सस्पेंड कर दिया गया है।
इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन का अपना कोई स्टाफ नहीं होता है। हमारे हेडक्वार्टर में आपने देखा होगा, आए भी होंगे कभी, तो देखिए कि 300 आदमियों का टोटल स्टाफ है, चपरासी से लेके हमारे चीफ तक। लेकिन क्या है, हम जब भी देश के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव कराते हैं पूरे देश में, चाहे वो असेंबलीज के कराते हैं, तो हम स्टेट ऑफिसर्स को भी, सेंट्रल के ऑफिसर को भी डेपुटेशन पे ले लेते हैं। उनका जो कार्य रोल होता है इलेक्शन दौरान, जब से इलेक्शन अनाउंस होता है और जब तक प्रक्रिया चलती है, जब तक रिजल्ट नहीं आउट हो जाए तब तक वो हमारे पेरोल पे होते हैं। इसी तरीके से अभी जो बंगाल में किया गया, बिहार के बाद बंगाल में भी शुरू कर दिया गया है, तो वहाँ पे 4 ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। उसमें वो चूंकि स्टेट के ऑफिसर थे तो उसको जो है बचाने की कोशिश की। आज जो ममता जी विचार करती हैं कि हम ईमानदार हैं, ये है, उन्हीं का बेईमानी का ये है कि 2 अफसरों को तो उन्होंने सस्पेंड रहने दिया और 2 को जो है चीफ सेक्रेटरी से कह के रोक लिया कि नहीं, ये बड़े ईमानदार ऑफिसर है। भाई अगर ईमानदार ऑफिसर थे तो हमारे अफसरों ने क्यों नहीं सस्पेंड किया? ये जांच का विषय है। और मैं समझता हूं उनके चीफ सेक्रेटरी को भी सोचना चाहिए, इस तरह के अधिकारियों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए जो गलत काम करते हैं इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे, चाहे कोई हो। और इलेक्शन कमीशन इस बात को कहता है कि हमारे यहाँ चाहे जितना बड़ा उच्च अधिकारी हो, किसी सर्विसेज से हो, अगर गलत पाया जाएगा तो हमारे यहाँ आरपीआई एक्ट के अंदर उसको अरेस्ट भी कर लेते हैं, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो हमारा बहुत बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, उसके खिलाफ एफआईआर होती है। अब ये बंगाल के लोग हैं, इनके खिलाफ एफआईआर भी होगी। तो डॉक्टर अमीन, ये बताइए कि जैसा भी आपने कहा कि महिलाओं के लिए कर रहे हैं, हम लोग देख भी रहे हैं, काफ़ी हमको नज़र भी आ रहा है पिछले 10-11 वर्षों के अंदर कि महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है और लगभग देश में हमारे हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रही हैं। और जैसा आपने अभी कहा कि चुनाव आयोग जो है वो एक ऐसी संस्था है कि जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को कुछ इनिशिएटिव लेकर के और देश के जो रिटायर्ड फौजीज हैं, महिलाएं भी जो हमारी रिटायर्ड हैं फौज से, उनके लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया जाना आवश्यक है? क्या डिलिमिटेशन के अंदर ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां या तो पूर्व सैनिक ज्यादा तादाद में रहते हैं या वहां हमारी सेना के लोग वहां पर हैं, तो क्या ऐसा कुछ विचार चुनाव आयोग कभी कर सकता है कि कुछ सीट्स केवल फौजीज के लिए रिजर्व हो जाए? नहीं, जैसा पवन जी आप कह रहे हैं, बात तो सही है कि हमारे यहाँ देश के अंदर जो है ओबीसी का है, अदर बैकवर्ड क्लास का है, एससी है, एसटी का है, अभी कश्मीर में भी हमने कुछ सीटें जी, बढ़ाई हैं, असेंबली की बिल्कुल। भी, पार्लियामेंट की भी। और हम टाइम टू टाइम रिजर्वेशन को रिजर्वेशन करते हैं और डिमार्केशन करते रहते हैं, बार बार चेंजेस भी करते रहते हैं। कुछ लेडीज की सीटें अब आरक्षित की जी, जा रही हैं, वहाँ सिर्फ लेडीज लड़ेंगी, चाहे वो किसी कास्ट की हो, किसी पार्टी हो, सिर्फ लेडीज की सिर्फ सीट लेडीज होगी। सीट होगी। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि आपका अच्छा विचार है इस बारे में। सबसे पहली बात तो अड़चन आती है कि इलेक्शन कमीशन का अपना कोई नियम बनाने का उसूल नहीं है। जी, सिर्फ जो हम भी करते हैं वो भी मॉडल ऑफ कोड कंडक्ट करते हैं, जी, वो भी हम उन्हीं नेताओं से बीच में बात करके कमीशन तब उनको लागू करता है, उनकी सहमति के साथ लागू कर सकता है। ऐसा कोई कड़ा रूल भी नहीं है। जी, मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो दांत हैं वो समझिए कि वो चबाने के नहीं है, दिखाने के ज़रूर दिखाने कह के सकता हूँ मैं। जी, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बातें जो हैं हमारे देश के नेताओं को सोचना चाहिए, जिनके ऊपर कंधे पर हमारे देश का समाज का भार है। वो अगर वो उन्होंने इस तरह सोचा है, तो जैसे ये अभी मोदी गवर्नमेंट कर रही है, जिसने लेडीज़ के लिए आरक्षित किया है, तो अगर वो समझते हैं इस बात को कि देश में ज़रूरत है भी, पवन जी आपकी 100% बात सही है। इसमें इस सरकार को भी सोचना चाहिए और अपोज़िशन को भी सोचना चाहिए। इन लोगों के लिए ईमानदारी के साथ जिस तरीके से एससी एसटी सीटें हैं, इसी तरह जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश के लिए परिवार उनका लगा रहा, सारे देश के लिए लगे रहे वो लोग, जीवन दान उनका चला गया पूरा, और जब पूरा उन्होंने अपना जीवन ही उसमें समर्पित कर दिया है। अगर कुछ हमारे सैनिक इंटरेस्टेड हैं और वहाँ रिटायर होकर सफलतापूर्वक लड़ाई के मैदान से वापस आते हैं, तो उनको देश के चुनाव के मैदान में उतारना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, वही सोच मेरी भी है कि आज जब देश में अपराधियों का बोलबाला है, बाहुबलियों का बोलबाला है, विधानसभा देखिए या आप जिला परिषद देखिए या आप संसद देखिए, संसद के दोनों सदनों में दागी लोग बैठे हुए हैं। तो क्या ऐसे दागी लोग जिस विधेयक को पास करेंगे या जिस पर चर्चा करेंगे, क्या यह देश जो 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा देश जिसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, क्या ये दागी लोग इसको गाइड करेंगे? पवन जी जहाँ तक सवाल है, सरकारें थी
उन्होंने कभी इस पर विचार नहीं किया, लेकिन आप एक ऐसे महापुरुष हैं, मैं कहूँगा, तो जो इस बात को लेके आए हैं सामने, समाज के सामने, और अपने चैनल के माध्यम से चाहते हैं। मैं समझता हूँ ये बात अब निकली है तो दूर तलक जाएगी। यानी इस चैनल को जब देखेंगे लोग, इस बात को सराहेंगे। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी डिमांड है, और इस डिमांड को हमारे देश के नेताओं को देखना चाहिए, पक्ष विपक्ष दोनों को देखना चाहिए। किसी भी हालत में अगर वो दे देते हैं, जिस तरह से महिलाओं के लिए दिया गया और लोगों के लिए दिया गया है, हर तरीके, देखिए कहीं भी हर जगह आप देखेंगे दिव्यांग के लिए अलग है। हम वोटर उसमें भी उनको छूट देते हैं कि उनके लिए व्हील चेयर देते हैं, ये करते हैं। अगर ये हमारी अच्छी महिलाओं को और समाज के जो हमारे वर्ग के युवा वर्ग हैं, या जो सैनिक बने हैं, बनने के बाद वापस आए हैं सफलतापूर्वक, उस जीवन को उन्होंने सफलतापूर्वक देखा, देश की सीमाओं को देखा और उनके साथ संघर्ष किया, और संघर्ष करके अगर आए हैं, डिसिप्लिन फोर्स है, तो मैं समझता हूँ महिलाओं को भी, चाहे वो डिफेंस की हो, और साथ में ये उनके पुरुष जो भी आए हैं हमारे वहाँ से, नौजवान या पुरुष जो भी आते हैं आर्मी से, मिलिट्री से, कहीं से, नेवी से, तो उनको स्थान मिलना चाहिए। ये अत्यंत ज़रूरी है। अब ये मॉरल ड्यूटी है हमारे देश के नेताओं की, विपक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की है कि वो सोचें, इस पर विचार करें, और अगर देते हैं तो देश के उद्धार में एक बहुत बड़ा स्तंभ जोड़ देंगे वो। जी, तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है वो हमारी फोर्स की, सारी डिफेंस फोर्सेस की। उनका एक लंबा जीवन जो है, उन्होंने देश सेवा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बहुत से लोग शहीद हुए, उसके बाद भी उनके परिवार के लोग फिर से पुनः फौज में गए हैं। ऐसे भी उदाहरण हैं कि जहाँ 3-3 जनरेशंस फोर्स में रही हैं। आर्मी में उनके किसी के दादाजी थे, फिर उनके फादर थे, फिर वो स्वयं जो है वो खुद भी जाकर के आर्मी को ज्वाइन किया। ऐसा समर्पण भाव मुझे नहीं लगता कि हमारी भारतीय फौज के अलावा किसी तबके में होगा। नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। जैसे मैंने देखा है कि कई बार हमारे जवान शहीद होते हैं, तो शहीद होने के बाद वो आते हैं, तो मैंने प्रेस वालों को देखा है बात करते हुए कि अब आपकी क्या इच्छा है, तो कहते हैं ये एक हमारा बेटा था, वो शहीद हो गया, और हमारा ये जो दूसरा बेटा है, ये अभी बड़ा होकर देश के लिए ही समर्पित है। ये इतना समर्पण भाव की उनकी अंदर विचारधारा है, तो इन परिवारों को, इन लोगों को आगे लाना चाहिए। मैं समझता हूँ कोई हानि नहीं है, और एक अच्छा होगा, इससे देश का भी भला होगा और उन परिवारों का भी भला होगा जो इस देश के बारे में समर्पित हैं, और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। मेरा ऐसी सोच है डॉक्टर अमीन कि हमारे पूरे समाज में, देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई डिसिप्लिन सेक्टर है तो वो फोर्सेस के लोगों का है, क्योंकि जो समर्पण भाव है और जो देश के प्रति सोच है उनकी, वो और किसी तबके की नहीं है। तो अगर हमारे नेता भविष्य के फौज से रिटायर्ड मेल्स और फीमेल्स दोनों यदि होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें देश को दिशा देने में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। देखिए पवन जी, जहाँ तक सवाल है पार्टियों का, तो पार्टियों ने हर एक अपना विंग खोला हुआ है। एक तो उनका मेन पार्टी होती है, उसके बाद उनका महिला विंग होता है, यूथ विंग होता है, और अब सुना कास्ट वाइज भी माइनॉरिटी का भी हो गया, ओबीसी का भी हो गया, एससी का भी हो गया, इस तरीके से। तो मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने सैनिकों का भी खोला हुआ है। तो सैनिकों का हर पार्टी ने सैनिकों का भी रखा है, पूर्व सैनिकों का सेल एक रखा हुआ है, लेकिन वो सेल ही ना रह जाए, बल्कि उसके अंदर जान डालनी चाहिए। वो फ्यूज सेल नहीं होना चाहिए, उस सेल के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो। इवन छोटे छोटे इलेक्शंस होते हैं आपके पार्लियामेंट के नीचे आप चले जाइए, असेंबली से नीचे चले जाइए, तो ब्लॉक प्रमुख के हो गए, पार्षद के हो गए, नगर पालिका के चेयरमैन के हो, उस हिसाब से जिस स्तर का है उसी स्तर से उसको लाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर एक एक दो दो भी ले आए, तो मैं समझता हूँ कि उसको देख के और लोगों में डिसिप्लिन की भावना बढ़ेगी, और ये जो करप्शन फैला हुआ है वो करप्शन भी दूर तक बंद होगा। और कोशिश नहीं करेंगे लोग, उदाहरण देखेंगे कि एक हमारा भारत का सैनिक जिसने पहले राष्ट्र की सेवा की, देश की सेवा की, अब वो समर्पित होकर हमारे समाज की सेवा कर रहा है, उसको योगदान देखना चाहिए और करना चाहिए उसके लिए। अमीन साहब, हमने देखा है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसे राजनीतिज्ञ हमने देखे हैं कि जिसकी भी सरकार बनती है वो उसमें मंत्री बन जाते हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई समर्पण भाव नहीं है, कोई देश सेवा नहीं है, केवल वोट बैंक के सहारे या बाहुबल के सहारे
जिसकी सरकार बनती है वो पाला बदल के वहां चले जाते हैं, जिसको हम लोग सुनने में आता है हॉर्स ट्रेडिंग शायद कहा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फौज के लोग बिकाऊ नहीं है, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग का ऊपर भी इससे लगाम लगेगी, क्योंकि उनको खरीदना असंभव है। देखिए, आपकी बात सही है, लेकिन ये राजनीति है जी इस राजनीति में किस तरीके से राजनीतिक लोग एक सेल बनाकर छोड़ा हुआ है जी हर दल में। कोई एक दल की बात नहीं करता हूँ, और उनके कितने लोगों को आगे किया गया है। अगर ये आगे कर देंगे फिर वो कहाँ जाएंगे, जी उनका स्थान कहाँ होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि समय की मांग है कि अब चेंज लाना चाहिए। अब हो भी सकता है, इसलिए देश को सोचना होगा, देश के नेताओं को सोचना होगा, और अगर इस तरह से करेंगे तो देश का भला होगा। मैं समझता हूँ इन्हीं बातों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अमीन। तो आप थे डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, जो कि चुनाव आयोग में संयुक्त निदेशक पद पर थे, और आज इनसे हमने चर्चा की तो हमें भी काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ इनसे। और डीएसए स्पॉटलाइट आज ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए कि वे लोग केवल सैनिक प्रकोष्ठ बनाकर ना रखें, बल्कि भारतीय फौज के सैनिकों को, सैनिक महिलाओं को टिकट दें, उनके लिए कम से कम 10% सीटें आरक्षित करें, और यदि हो सके तो ऐसा नियम बनाए संसद से कि चुनाव आयोग जब डिलिमिटेशन करे तो कुछ सीटें फौजियों के लिए रिजर्व करें। इससे हमारे समाज में स्वच्छता आएगी, पारदर्शिता आएगी, और हमारे समाज को जो असुरक्षा की भावना है उससे निजात मिलेगी। तो इसी के साथ मैं पवन अग्रवाल, सीईओ डिफेंस एंड सिक्योरिटी अलर्ट, आपसे विदा लेता हूं। जल्द मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। आप जुड़े रहिए डीएसए स्पॉटलाइट से रक्षा, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए। आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।